हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। यहाँ हम सारे गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन डालते हैं और साथ में उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर भी जानकारी देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं अभी नोटिफिकेशन जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो है जॉब है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, जो कि जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, टेक्निकल में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉ के लिए है। मतलब इतने सारे ब्रांच है, इसमें से आप किसी के लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो बैच है 1/2024 के लिए, मतलब आपका जो सारा टेस्ट होते होते आपका ज्वाइनिंग जो होगा अगले साल जनवरी 2024 में होगा। यहाँ शुरू में लिखा हुआ जो एप्लीकेशन वो होगा एक्सेप्ट ऑनलाइन माध्यम से होगा और इसके लिए डेट है 25 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक, रात शाम 5 बजे तक। आगे चलिए देखते हैं। ये हमारा कोस्ट गार्ड देख लीजिए, काफी शानदार दिख रहा है। और नीचे आते हैं हम देखते हैं, ये ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर है, जो कि मतलब जो जॉब की कैटेगरी होती है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो ये ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंडियन सिटीजन्स होना है और उनके पास जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। जनरल ड्यूटी में जो है जेंडर सिर्फ मेल होंगे और उनका जो जन्म होगा 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के लिए। और दोनों दिनांक को जो है मतलब रख के करना है, लाइक कि आपका जन्म यदि 1 जुलाई 1998 को हुआ तब भी एलिजिबल हुए, और अगर आपका जन्म 30 जून 2002 को हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है आर्मी पर्सनल, कोस्ट गार्ड पर्सनल और जो भी हैं इन सभी पर्सनल को, जो भी डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें 5 साल रिजर्वेशन प्रोवाइड है। अब वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मामला देखें तो उन्हें कम से कम 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद आपका मैथ्स और फिजिक्स में जो एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, और उसमें जो है कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में। और अगर किसी ने कैंडिडेट ने जो है ग्रेजुएशन किया है डिप्लोमा के बाद तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, बट उनको 55% मार्क्स होना चाहिए उसके डिप्लोमा में। नीचे आइए देखते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए उनका भी जन्म जो तिथि सेम है 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004 तक। इसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल है। अब देखिए क्राइटेरिया एजुकेशनल में क्या है कि 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स और कम से कम 55% मार्क्स, सेम क्राइटेरिया। और जिन्होंने डिप्लोमा करा उन्हें 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, जो कि सिविल डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा जिसपे मान्यता प्राप्त है। उसके बाद टेक्निकल में देखिए मैकेनिकल के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 ही तक है। इसमें 2004 आपको ध्यान रखना है, 2002 तक है ना कि 4 तक। और 5 साल रिलैक्सेशन है सिर्फ पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड। जो भी अभी मतलब ऑफिसर्स हैं या जो भी उसमें पर्सनल है वो भी सर्व कर रहे हैं कोस्ट गार्ड में, तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें जो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमेटिव और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, मतलब इनमें से जितने भी फील्ड मैंने बोले इनमें से अगर आपके पास किसी भी फील्ड में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, साथ में 60% एग्रीगेट मार्क्स भी होना चाहिए। या फिर जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये किसी भी सब्जेक्ट में जो है किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। और आपके पास जो है मेंबरशिप होना चाहिए एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन, ये एक तरह का एग्जामिनेशन होता है जिसका कि जिसे आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट तरह का प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके पास अगर ये है और आपने किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से जो ये सारे फील्ड में आपने अपना किया हुआ, इसमें 60% का कोई रूल नहीं है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका उस फील्ड में इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास इन सभी में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए क्लास 12th में, साथ में 55% मार्क्स चाहिए उसमें। उसके बाद और आपने अगर डिप्लोमा करा है तो आपके पास 55% जो उसमें मतलब डिप्लोमा में भी नंबर होना चाहिए। वहीं टेक्निकल में देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इनका भी डेट ऑफ बर्थ सेम है और 5 साल रिलैक्सेशन दिया है कोस्ट गार्ड में जो सर्व कर रहे हैं। वहीं इनमें भी क्वालिफिकेशन देखिए तो इंजीनियरिंग डिग्री से आपके पास किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल में हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास है या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में
या फिर पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और या फिर आपके पास इन फील्ड में से किसी में भी इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, साथ में एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल है। नहीं तो सेम कंडीशन 10+2 में फिजिक्स होना चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन डिग्री प्लस डिप्लोमा आपके पास 55% मार्क्स के साथ है, तो भी आप एलिजिबल है। लास्ट लॉ एंट्री के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, और इसमें जो रिलैक्सेशन कोस्ट गार्ड सर्विंग में तो है ही, साथ में आर्मी नेवी एयरफोर्स के पर्सनल है तो उन्हें भी जो छूट दिया गया है। इसमें आपके पास लॉ का डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 60% मार्क्स के साथ। और याद रखिए यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। और ये एक तरह का शॉर्ट सर्विस कमीशन है, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है, जहाँ आपका जो है पीरियड होता है 8 साल का, जिसको कि 10 साल तक के लिए फर्दर बढ़ाया जा सकता है, और बहुत हुआ तो 14 साल के लिए मैक्सिमम। और आपको हम इसके परसेंटेज का रूल बता दें कि जो हमने अभी थोड़ा देर पहले 60% देखा, 55% देखा, इसमें क्या है, एग्रीगेट ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को देखिए इसमें जैसे पॉइंट जो होता है 0.5 देखिए 0.1 से 0.5 तक में जैसे हमें आया 60.5, तो हमें ये 60% माना जाएगा। 60.4 तो 60%, वहीं 0.6 से 0.9 तक जब रहेगा तो जैसे 60.6 है हमारा मार्क्स, तो इसे 61% माना जाएगा। तो अब याद रखिएगा आप कि अगर आपको 59.6% भी मार्क्स आया हुआ है ना, तो भी आप जनरल कैटेगरी से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका ग्रेजुएशन में ये देखिए कि नियम इसमें इन्होंने ही बनाया है, अगर आपका 59.9% भी है तब भी आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम जो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अब 60.1 है तो उसको 60 माना जाएगा, 60.9 है तो 61 माना जाएगा, इस हिसाब से। और वहीं SC ST के केस में 54.9 भी है तो भी एलिजिबल नहीं, इन्हें कम से कम 55 या 55.1, 55.2, 3-4 कुछ % होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दें, अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का, और 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। और यह तभी अप्लाई होगा, मतलब जो रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आपने जिस फील्ड के लिए अप्लाई किया वहाँ उस पार्टिकुलर फील्ड, उस पार्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्वेशन है। और हाँ याद रखें 5% जो रिलैक्सेशन मार्क्स है, ये जो है ये डिग्री सर्टिफिकेट में SC ST कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। वहीं ये जो रिलैक्सेशन है वो 12th के केस में नहीं एलिजिबल है। जो हमने CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के बारे में पढ़ा, वहाँ जो 55% हमें मार्क्स लाने हैं उसमें ये चीज अप्लाई नहीं होगा 5% रिलैक्सेशन का। वहीं SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका 5% का आपको छूट दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ग्रेड में है तो हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ नियम होता है उसे परसेंटेज में बदलने का, तो आपको उसके हिसाब से अपना परसेंटेज को बदल कर देख लें वेदर आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। हाँ, और EWS जो सर्टिफिकेट है उसका एक फॉर्मेट होता है, मतलब जो भी आप हर स्टेट गवर्नमेंट जो उसी फॉर्मेट में बनाती है, तो आपका उसी फॉर्मेट में स्टेट वो जो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाँ, जैसे जैसे आप फर्दर स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करते जाएगा इस एग्जाम में, तो हो सकता है कि मतलब जो कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड कुछ ऐसा मतलब पार्टिकुलर मार्किंग स्कीम बना दे इन फ्यूचर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, तो उसके लिए ऐसा वो कर सकते हैं, आप उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप सपोज करें कि आपने कुछ डेट ऑफ बर्थ या जेंडर कुछ भी ऐसा बदलने का किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज पे अलाउ नहीं करते हैं, आपने गलती से सपोज कि आप मेल है पर आपने फीमेल गलती से चूज कर दिया, आपने स्टेज 1 का एग्जाम भी दे दिया, तो अगर आप चाहेंगे स्टेज 2 पे आपका एक चीज बदलाव हो तो नहीं, इस आपका बस एक ही चीज हो सकता है, वो कैंडिडेचर वहाँ कैंसिल किया जा सकता है। अगर जिस भी टाइम पकड़ ले वो खुद कर देंगे, अगर आपने बताया तो भी वो खुद कर देंगे। अब वही वैकेंसी के बारे में जाने, जनरल ड्यूटी जिसके लिए सिर्फ मेल एलिजिबल है तो वहाँ 40 वैकेंसी है, SC के लिए 7, क्या कहते हैं ST के लिए 4, OBC के लिए फिर क्या कहते हैं 14, EWS के लिए 3 और जनरल के लिए 22, टोटल 50। यहाँ देखिए ये CPLL और जनरल ड्यूटी दोनों को इंक्लूड करके यहाँ बताया गया है। वहीं टेक्निकल इंजीनियरिंग और क्या कहते हैं टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 20 सीटों में 3 जो है SC के लिए है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है सॉरी, EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 20 है। वहीं लॉ में मात्र 1 सीट है जो कि SC के लिए है। तो बस एक बात आपको बता, जैसे लॉ में 1 सीट है, अब कोई जनरल वाला बंदा अप्लाई कर देता है,
वो अप्लाई तो कर सकेगा बट उसे कुछ मिलना जाना है नहीं। ये सीट्स जो है कोई 80 वाले बंदे उनसे कम भी नंबर लाएंगे तो उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बेहतर आप उसी के लिए अप्लाई करें जहां आपके लिए सीट्स हैं। इन्हें बदला भी जाता है, बदला भी जा सकता है, हो सकता है ट्रेनिंग में सीट बढ़ जाए तो इन्हें बदला भी जा सकता है, कुछ सीट्स ऑफ नंबर बढ़ जाए। और हाँ, अब कुछ देखिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको किसी भी ग्राउंड पर जो है किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी से अगर निकाला गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप किसी केस वेस में फंसे हैं, कोई भी आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन है, कोई भी चार्जेस चल रहे क्रिमिनल, तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। और हाँ देखिए, अगर आपने सपोज करें मैं SC ST हूँ बट हमने उस किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया और जहाँ सीट्स नहीं तो हमको अनरिजर्व कैटेगरी में उस जगह मान आ जाएगा, हमें उस टाइम कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यहाँ फाइनल ईयर वाले भी बंदे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन में है और उनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने, अगर उनका ग्रेजुएशन जो है 30 नवंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाता है और उनके पास 60% मार्क्स हैं तो वो भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ दो तरह का है, सेमेस्टर और ईयरली कोर्स में। अगर आपका ईयरली आपको मार्कशीट प्रोवाइड किया जाता है, आपका ईयरली जो है मार्क्स वो का एग्जामिनेशन होता है, तो आपको यहाँ सेकेंड ईयर का मार्कशीट प्रोवाइड करना है जिसपे डेट डाला हो। अगर आप ये जो कोर्स 3 साल का है तब आपको सेकेंड ईयर का, अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो आपको तीसरे साल का मार्कशीट वहाँ अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपका सेमेस्टर में है तो 3 साल के केस में आपको 5वें सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा और 4 साल के केस में आपको 7वें सेमेस्टर का करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप इसके लिए इन एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें जो 5 स्टेज में सिलेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है। दूसरे स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तीसरे स्टेज में आपका SSB इंटरव्यू होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। और चौथे स्टेज में जो इसमें PSB कहते हैं एक्चुअली, और चौथे स्टेज में जो है क्या कहते हैं आपका मेडिकल होता है। और 5वें स्टेज में आपका मेरिट लिस्ट बनता है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं। तो वहीं स्टेज 1 में आपको बताया गया एग्जामिनेशन जो भी लिया जाएगा आपका जिस भी फील्ड में है। इसमें देख लीजिए हर फील्ड के लिए, जैसे आप जो है जनरल ड्यूटी और अगर आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए तो आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इंग्लिश के 25, मैथ रीजनिंग के 25, जनरल एप्टीट्यूड 25 और जनरल नॉलेज 25, जो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे के लिए। वहीं आपका मैकेनिकल में देख लीजिए इंग्लिश के 10 रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 10, जनरल साइंस के 10 रहेंगे, जनरल नॉलेज के 10 रहेंगे और मैकेनिकल के 60। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, बस मैकेनिकल के 60 रहेंगे। वहीं इलेक्ट्रिकल के केस में देख लीजिए तो यहाँ भी इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस के 10-10 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 10, टोटल 40 और इलेक्ट्रिकल में 60 क्वेश्चन है। आगे वो टाइमिंग सबका सेम है। इसमें जो है आपको क्या कहते हैं, ये मेरिट लिस्ट जो भी आपका बनेगा ये आपके मार्क्स के बेसिस पे बनेगा और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे बनेगा। मतलब जो आपसे ज़्यादा उम्र के, मतलब किसी आपका और उनका नंबर सेम है, अगर उनका एज ज़्यादा है तो उन्हें पहले कंसीडर किया जाएगा। अब देख लीजिए प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड में क्या होता है। इसमें बस आपको जाना होता है, आपका कुछ रीजनिंग टेस्ट होता है और आपको कुछ स्टोरी लिखा कर आपको अपना स्टोरी डिस्कशन करना होता है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप इस स्टेज पे क्वालिफाई करते हैं तो आप फर्दर स्टेज 3 के लिए जाते हैं। और याद रखें यहाँ कैंडिडेट वेरिफिकेशन भी होता है। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपका ये जो बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन कुछ इस तरह का हर स्टेज पे मैच किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड का केस ना आ पाए। स्टेज 3 में क्या होगा, आपको यहाँ फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू होता है 4 से 5 दिन का, जिसमें आपके साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेल, ग्राउंड टास्क और क्या कहते हैं इंटरव्यू आपका होता है। इस बेसिस पे अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आप स्टेज 4 के लिए प्रोसीड करते हैं, जहाँ आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है। जो भी पार्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, उस बेसिस पर आपको चेक किया जाता है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप मेडिकल क्लियर करते हैं। और उसके बाद स्टेज 5 में पर आपको इन सभी टेस्ट को देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है मेडिकल के हिसाब से। मेडिकल का इशू कुछ नहीं है, आपका जो स्टेज 3 तक जितने भी टेस्ट हैं उसके हिसाब से आपका बनेगा और जो भी वैकेंसीज रहेंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और जिस भी कैंडिडेट का नाम होगा वह वहाँ जाकर एडमिशन, मतलब उस ट्रेनिंग के लिए फर्दर INA मला पर जा सकते हैं। जो यहाँ रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में देख लें, ये आपके ना हर समय जो है कैंडिडेट के अकाउंट पर डाला जाएगा। लाइक हर समय, और आप क्या देखते हैं कहीं PDF के फॉर्म में सबका रोल नंबर लिखा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको हर स्टेज का जब आप क्वालिफाई कीजिएगा आपके अकाउंट पर आपको ऐसा शो करता रहेगा आपने क्वालिफाई किया। इनकेस आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो वहाँ बताया रहेगा आपने स्टेज 2 में आप स्टेज 2 में शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, या स्टेज 3 में, या स्टेज 4 में, या स्टेज 5 में। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आपको बस निरंतर चेक करते रहना।
हालांकि हम आपको हर स्टेज पे बताते रहेंगे कब किसका कैसे रिजल्ट आया, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको इस साइट्स पे जाना है joinindiancoastguard.cdec.in। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको डेट बताया 25 जनवरी से 9 फरवरी तक। हम आपको इसका PDF इस वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बाकी हालांकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करते रहते हैं, करना होता है, आप उन्हें सही तरीके से करें। आपको अपना लेफ्ट और राइट हैंड थंब भी इसमें अपलोड करना रहता है, तो आप उसका भी स्कैन ले लें प्रिंटर के थ्रू। जो आप सर्विस सर्टिफिकेट में अगर आप ICG में तो वो अपलोड करना पड़ेगा, ID प्रूव करना होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बहुत तरह के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। ये सभी देखिए सर्टिफिकेट्स की लिस्ट है, ये सभी चीज़ आपके पास हैं। देखिए कुछ जो एप्लीकेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ फर्दर सारा चीज लिखा हुआ है, क्या क्या कितने केबी का होना चाहिए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं फॉर्म भरने के टाइम। और देख लीजिए, अब फी के बारे में देख लीजिए, तो यहाँ SC ST कैंडिडेट से कोई भी तरह का फी नहीं लिया जाएगा। हालांकि बाकी और जितने भी कैटेगरी है उनसे 250 रुपये का फी लिया जाएगा। आप इसे किसी भी तरह से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी तरह का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका वीजा, मास्टर, मास्टर हो, जिसमें भी हो, या फिर आप UPI से भी कर सकते हैं। हाँ, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन के लिए फी पे कीजिएगा, आपको एडमिट कार्ड उसी टाइम मतलब प्रोवाइड किया जाता है। एक तरह का फॉर्म रहता है, वो प्रोवाइड उसी टाइम किया जाएगा। बस बाकी और कुछ है नहीं इस पे। हाँ, और आपको हम बता दें, SC और ST जो होते हैं उन्हें ट्रेवल एक्सपेंस प्रोवाइड किया जाता है। जो भी स्टेज 1 में मतलब करते हैं ट्रेवल, उन्हें उसका रुपया प्रोवाइड किया जाता है। देखिए SC ST कैंडिडेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे नहीं है, मतलब जॉब वॉब में नहीं है, उन्हें इसका रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेज 3 में, स्टेज 2 में भी आपको रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। और एग्जामिनेशन सिटी आप अपने हिसाब से जो आपके पास नज़दीक है आप उसे चूज कर सकते हैं। बाकी इतना ही। देखिए ऐसे ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इस टाइम में ये सब होना है। मार्च 23 में आपका जो एग्जाम हो जाना है, स्टेज 2 के लिए मई से जून में हो जाना है। फिर स्टेज 3 आपका जून से सितंबर में, दिसंबर 2023 में आपका स्टेज 4 मेडिकल हो जाएगा, और एंड ऑफ द दिसंबर में आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ऐसे हम आपको इसके बारे में सारा नोटिफिकेशन देंगे, कब क्या होना है, कैसे होना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना है। बाकी कुछ कुछ है तो आपको समय के साथ सारा चीज़ पता चल जाएगा, और आप इस PDF को लेकर पढ़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ज़्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए इस फील्ड में या फिर अदर जॉब से रिलेटेड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सारा नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जय हिंद।